प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 51 से आगे के प्रश्नों को समझेंगे। अभी तक मैं आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं और जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको समझा चुका हूं, उनको बता चुका हूं। ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 51, सन 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम की चर्चा कीजिए। तो यहां पर मध्य प्रदेश के जो अमर बलिदानी क्रांतिकारी हैं, जो आपकी पुस्तक में दिए हैं, अमर बलिदानी जो पाठ है उसमें, कि मध्य प्रदेश के अमर बलिदानी राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह और खाज्या नायक आदि प्रमुख हैं। तो आपके इनके नाम आपको लिखना है, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह और खाज्या नायक। यदि यह प्रश्न ऐसा आ जाए कि इसमें पूरे भारत के बारे में हो कि 1857 की क्रांति में भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम की चर्चा कीजिए, तब भी आपको यही लिखना है। यहां पर जो थोड़ा सा जानकारी दी है कि सिंधुपति, राजा दाहिर शाह, इनके बारे में आपको 1857 क्रांति के उसमें नहीं लिखना है। आपको केवल यहां से लिख देना है कि मध्य प्रदेश के अमर बलिदानी राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह और खाज्या नायक आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 52, भारतीय समाज के अनुसार आदर्श नारी के 2 गुण लिखिए। यह प्रश्न 2025 की वार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भारतीय समाज के अनुसार आदर्श नारी के 2 गुण इस प्रकार हैं। पहला गुण सहनशीलता और दूसरा समर्पण। आप और भी गुण लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 2 समाज सुधारकों के नाम बताइए जिन्होंने जाति और धर्म रहित समाज के लिए काम किया। यहां पर आपको समाज सुधारकों के नाम बताना है और ऐसे समाज सुधारकों को बताना जिन्होंने जाति और धर्म रहित, यहां रहित का मतलब जो बिना किसी जाति और बिना किसी धर्म के, यानी सभी में समानता का भाव रखने वाले ऐसे कौन हैं समाज सुधारक, उनके नाम पेरियार रामास्वामी और ज्योतिबा फुले। प्रश्न क्रमांक 54, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है? श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है? तो काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं, यानी कि महिलाएं करती हैं, या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों से या नौकरानी से करवाती हैं। यह क्या है? श्रम का लैंगिक विभाजन। मतलब महिला और पुरुषों के कामों की अलग अलग जिम्मेदारी की बटी होना। जैसे घर के बाहर के काम पुरुष करेंगे और घर के अंदर के सारे घर के अंदर के जो कार्य हैं वह महिलाएं स्वयं करेंगी या फिर अपनी देखरेख में किसी और से करवाएंगी। तो यह श्रम का लैंगिक विभाजन हो गया। अगला प्रश्न है शपथ पत्र से क्या आशय है? समझाइए। तो शपथ पत्र किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज, एक कागज होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचना देता है। वह स्वयं के बारे में उसमें जानकारी रहती है कि मेरा नाम ये है, मैं कोई घोषणा कर रहा हूं, इस प्रकार की जानकारी होती है। तो किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज, इसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचना देता है और उसके सही होने के बारे में शपथ लेता है। इस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर भी होते हैं। जो व्यक्ति सूचना देता है, जो शपथ करता है, उसके हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है साझा सरकार किसे कहते हैं? साझा सरकार मतलब जो मिलीजुली सरकार होती है, गठबंधन की सरकार। किसी एक दल का बहुमत में ना आने पर, यानी जब चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद यदि किसी एक दल की जो पूरी सत्ता नहीं बन पाती है, सरकार नहीं आ पाती है, बहुमत नहीं मिल पाता है, तो किसी एक दल का बहुमत में ना आने पर जब कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, कुछ दल, 2 या 2 से अधिक दल जब मिलकर सरकार बनाते हैं, तब वह सरकार साझा सरकार भी कहलाती है और इसे ही हम गठबंधन सरकार भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 57, आम चुनाव से क्या तात्पर्य है? आम चुनाव से क्या तात्पर्य है मतलब आम चुनाव किसे कहते हैं? तो हमारे देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाते हैं।
वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? ऐसे व्यक्ति या ऐसे जो पुरुष महिला जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है तो उन्हें हम वयस्क कहते हैं। तो यहां पर यानी कि भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाते हैं। इन चुनाव को ही आम चुनाव कहते हैं। यदि आपको ज्यादा याद ना रहे तो कम से कम इतना लिख देना कि हमारे देश में होने वाले जो चुनाव हैं, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हैं, इनको ही हम आम चुनाव कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 58, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी का कारण लिखिए। मतलब यह बताना है कि लोकतंत्र में जो निर्णय लिया जाता है, फैसला लिया जाता है, उसमें देरी कैसे हो जाती है, क्यों देरी होती है, उसका बताना है। तो लोकतंत्र में निर्णय सोच समझकर तथा विचार विमर्श करके लिए जाते हैं। लोकतंत्र में जो भी फैसले होते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, वह सोच समझ कर लिए जाते हैं और काफी विचार विमर्श करके लिए जाते हैं। इस कारण से निर्णय लेने में देरी होती है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है? प्रश्न क्रमांक 59 में पूछा गया कि आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है, यानी कौन कौन से कारक हैं जिनसे आर्थिक विकास प्रभावित होता है। तो आर्थिक विकास कई कारकों जैसे कि देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य राष्ट्रों से सहयोग तथा देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। तो देश का आर्थिक विकास इन बातों से निर्भर रहता है, प्रभावित होता है, जैसे देश की जनसंख्या का आकार और वैश्विक स्थिति, अन्य राष्ट्रों से सहयोग, दूसरे राष्ट्रों से कितना सहयोग मिल रहा है, और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं, देश की सरकार के द्वारा क्या क्या आर्थिक प्राथमिकता तय की गई हैं, इन बातों पर निर्भर होता है हमारे देश का आर्थिक विकास या किसी भी देश का आर्थिक विकास। प्रश्न क्रमांक 60, सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं, लिखिए। सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं, मतलब आपको कहां कहां से जानकारी प्राप्त होती है कि सरकार क्या कार्य कर रही है, क्या गतिविधि सरकार की चल रही है। तो स्थानीय राष्ट्रीय राजनीतिक नेता, जो हमारे स्थानीय लोकल के जो राष्ट्रीय राजनीतिक नेता होते हैं, आम लोगों के लिए जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्रोत हैं। वह उन्हें सरकार द्वारा ली गई नीति और निर्णय से अवगत कराते हैं। आप देखते हैं जगह जगह पर सभाएं होती हैं जहां बड़े बड़े नेता आते हैं और वो अपनी सरकार के बारे में जानकारी बताते हैं कि हमारी सरकार के द्वारा क्या क्या काम किए जा रहे हैं, क्या योजनाएं हैं। तो यहाँ पर जो लोकल के राष्ट्रीय नेता होते हैं, जो स्थानीय राष्ट्रीय राजनीतिक नेता आम लोगों के लिए जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है, वह उन्हें सरकार द्वारा ली गई नीति और निर्णय से अवगत कराते हैं। प्रश्न क्रमांक 61 है, राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? एक देश की राष्ट्रीय आय से आशय साधारणतः एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग होता है। विद्यार्थियों, आप फिर से देख लीजिए, एक देश की राष्ट्रीय आय से आशय एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं, यानी एक देश में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य का योग होता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों एवं पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाता है। घिसावट लिखा है, आपको लिखना घिसावट, टा से टमाटर। सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों एवं पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाता है और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को या शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। तो यह क्या है? देश की राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 62, आर्थिक विकास से क्या आशय है? तो आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास के सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। आर्थिक विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं तथा राष्ट्र के उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम संभव विदोहन किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आर्थिक विकास कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 63,
संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। हमें बताना है कि संगठित क्षेत्र में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो संगठित क्षेत्र में वे कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित कार्य होता है। यानी आपकी पहली विशेषता हो गई कि रोजगार की अवधि नियमित होती है। और दूसरी, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, यानी इनका रजिस्ट्रेशन होता है और यह सरकारी नियमों का अनुपालन करते हैं। जो सरकारी नियम है उनका पालन करते हैं। तो ये हमारा संगठित क्षेत्र की विशेषताएं हो गई। प्रश्न क्रमांक 64 है, अधोसंरचना किसे कहते हैं? अधोसंरचना किसे कहते हैं? तो वे सुविधाएं एवं क्रियाएं जो उत्पादन के कार्यों में सहायक होती हैं को अधोसंरचना कहा जाता है, जिसमें ऊर्जा, परिवहन के साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि आते हैं। तो ये सभी क्या है? अधोसंरचना कहलाती हैं। तो फिर से देख लीजिए, वे सुविधाएं एवं क्रियाएं जो उत्पादन के कार्यों में सहायक होती हैं उनको अधोसंरचना कहा जाता है, जिसमें ऊर्जा, परिवहन के साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि आते हैं। प्रश्न क्रमांक 65, अंतिम उत्पादन से क्या आशय है? वे वस्तुएं जो उपयोग के लिए तैयार हैं, उपभोग के लिए या उपयोग के लिए तैयार हैं, उन्हें अंतिम उत्पादन कहते हैं। जैसे डबल रोटी, अब उसका और ज्यादा कोई उपयोग नहीं होगा, सीधा उसका उपभोग ही किया जाएगा, मतलब इससे कोई उत्पादन आगे नहीं किया जाएगा, उपयोग के लिए तैयार है तो डबल रोटी है। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे बने हुए बिस्किट हैं, साबुन हैं, ट्यूबलाइट हैं, पंखे हैं, टीवी है, मोबाइल है, ये सभी क्या है? अंतिम उत्पाद कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 66, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय का मतलब वस्तुओं के बदले में दूसरी वस्तु से अदला बदली करना। जैसे गांव में क्या होता है, गांव में आपने देखा होगा, जैसे कोई सब्जी बेचने आया होता है तो हम सब्जी ले लेते हैं और अपने घर का अनाज जैसे गेहूं है, चना है या और दूसरा अनाज हम उन्हें दे देते हैं। यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना, यानी वस्तुओं की अदला बदली करना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना या अदला बदली करना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 67, मुद्रा क्या है? मुद्रा यानी भारत देश की मुद्रा, रुपया, जैसे हमारे देश में रुपया चलता है तो यह भी मुद्रा है। मुद्रा को अंग्रेजी में हम मनी कहते हैं। तो मुद्रा क्या है? वह वस्तु जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। बहुत ही अच्छी परिभाषा या अर्थ लिखा हुआ देख सकते हैं आप, कि वह वस्तु जो वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है, मुद्रा कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 68, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी को हम अंग्रेजी में मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करती है। यानी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कई देशों में अपना उत्पादन करती हैं। यह कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करती हैं और उत्पादित वस्तुओं को अनेक राष्ट्रों में बेचती हैं, भेजती हैं। तो ऐसी कंपनी जो कई देशों में एक उत्पादन भी करती है या बिक्री करती है अपने उत्पाद की, तो वह कंपनी कैसी कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 69, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? वैश्वीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले या बढ़ावा देने वाले कारक निम्नलिखित हैं। जैसे तकनीक, प्रतियोगिता बाजार का विस्तार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, उदारीकरण की प्रक्रिया। इन कारणों से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। कारणों को हम देख सकते हैं, कारकों को। तकनीक यानी टेक्नोलॉजी जब परिवर्तित हो जाती है, नई नई तकनीक आती है, तो वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। प्रतियोगिता बाजार का विस्तार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार और उदारीकरण की प्रक्रिया। प्रश्न क्रमांक 70, अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था? अतीत यानी हम ये कहें कि पुराने समय में तो देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था? तो व्यापार था।
यानी हम एक दूसरे देशों से सामान खरीदते थे और एक दूसरे देश को सामान बेचते थे। तो व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम था। कब? अतीत में। प्रश्न क्रमांक 71, दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। तो टाटा मोटर्स, इंफोसिस, ये दो ऐसी कंपनी हैं जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। यह अपने उत्पाद अलग अलग 2 से अधिक देशों में उत्पादित करती हैं, 2 या 2 से अधिक देशों में, और इनका प्रोडक्ट जो रहता है वह कई देशों में बिक्री के लिए पहुंचता है। तो ऐसी कंपनी को हम मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 72, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्या है? संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, तो भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। यानी जो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम में क्या होता है, स्थानीय समुदाय के लोग और शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा भी कुछ अधिकारी मिलकर के वनों की रक्षा करते हैं, तो उसे हम संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 73, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं? तो हमें बताना है ऐसी फसलें जो भारत में उगाई जाती हैं और वह रेशेदार हैं, जैसे कपास है और पटसन है। कपास और पटसन भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें हैं। प्रश्न क्रमांक 74, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर, छोटे छोटे भागों पर की जाती है और आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती। मतलब यह श्रम प्रधान रहती है, इसमें मेहनत ज्यादा लगती है, मशीनों का उपयोग कम होता है और छोटे छोटे टुकड़ों पर होती है। तो यह प्रारंभिक जीविका निर्वाह की विशेषता हो गई। अगली विशेषता है कि इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून पर निर्भर होती है, यानी यहां पर बारिश कम होती है, उन जगह पर होती है, या सिंचाई के दूसरे साधन नहीं होते हैं, वहां केवल मानसून पर, अगर मौसम अच्छा रहा, पानी अच्छा गिर गया तो फसल अच्छी हो जाती है। तो यहां पर इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। मतलब यह है कि इसमें कोई अलग से सिंचाई नहीं की जाती है, अलग से दवाइयां या कोई खाद का उपयोग नहीं किया जाता है। यह पुराने समय में जो खेती होती थी उसका ही रूप है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रश्न क्रमांक 75, वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो वाणिज्यिक कृषि की विशेषता क्या है? इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण या मुख्य विशेषता आधुनिक निवेशों, जैसे आधुनिक अधिक पैदावार देने वाले बीजों, अधिक पैदावार वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना। इसमें ज्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए अच्छे बीजों का प्रयोग होता है, रासायनिक उर्वरक डाले जाते हैं और कीटनाशकों के प्रयोग किया जाता है। यह क्या है? वाणिज्यिक कृषि की विशेषता है। अगली है कि कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग भी है। कहीं कहीं के प्रदेश में वाणिज्यिक कृषि का प्रकार अलग है, कहीं प्रदेशों में अलग है। तो ये, इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 76, 1859 इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? तो 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत, बिना अनुमति के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। यह इजाजत उन्हें बहुत ही कम मिलती थी, मतलब बिरले ही कभी मिल पाती थी। तो यह 1859 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, इसमें क्या था? बागानों में जो काम करने वाले मजदूर थे उन्हें बिना अनुमति के, बिना इजाजत के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। यह कौन सा एक्ट था? 1859 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। प्रश्न क्रमांक
1919 रॉलेट एक्ट क्या था? हमें बताना है रॉलेट एक्ट क्या था। ये कब आया? 1919 में तैयार हुआ। तो 1919 के इस एक्ट के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यह एक ऐसा अधिकार था, सरकार के पास एक ऐसा कानून बनाया सरकार ने कि जिसमें कोई भी जैसे राजनीतिक गतिविधि में कोई व्यक्ति शामिल हो रहा है या सरकार के खिलाफ कोई बात कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में डाल दिया जाता था। इसीलिए कई लोगों ने इसे काला कानून भी कहा उस समय। तो रॉलेट एक्ट के बारे में आप बता सकते हैं, यह राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का यह एक्ट था, रॉलेट एक्ट। प्रश्न क्रमांक 78, बारदौली सत्याग्रह क्या था? इसका नेतृत्व किसने किया? बारदौली सत्याग्रह तो वर्ष 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदौली तालुका मतलब होता है तहसील, तो 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदौली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। भूमि पर लगने वाले राजस्व जो टैक्स लगता था उसको बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारदौली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया और यह सफल रहा। तो यह बारदौली सत्याग्रह क्या था? तो आप बता सकते हैं, यह किसान आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था और यह क्यों किया गया आंदोलन? भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था और इस आंदोलन को बारदौली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह सफल भी रहा। प्रश्न क्रमांक 79, बहिष्कार का क्या अर्थ है? किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों को खरीद व इस्तेमाल करने से इनकार करना, आमतौर पर यह विरोध का एक रूप होता है। तो बहिष्कार आपने पढ़ा होगा, असहयोग आंदोलन के बारे में जब आपने पढ़ा तो वहां पर बहिष्कार किया गया, यानी कि हमने जो विदेशी सामग्री खरीदना नहीं है, उससे कोई संपर्क नहीं रखना है, ऐसे लोगों से हमें संबंध नहीं रखना है। तो किसी के साथ संपर्क रखने और उनसे जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों को खरीद और इस्तेमाल से इनकार करना, यह कहलाता बहिष्कार। यह आमतौर पर क्या है? विरोध का ही एक रूप है। प्रश्न 80, अमेरिका पर विजय पाने के लिए स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियार कौन थे? यानी कौन से हथियार थे जो कि अमेरिका पर विजय पाने के लिए स्पेन के लोगों ने उपयोग किए? तो स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियार में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई नहीं था, कोई था ही नहीं। यह हथियार तो क्या था? चेचक जैसे कीटाणु थे। चेचक एक बीमारी होती थी पहले, है ना? तो इसके कीटाणु थे जो इन स्पेनिश सैनिकों और अफसर के साथ वहां जाकर पहुंचे थे। मतलब स्पेन के लोग क्या कर रहे थे, अपने उनके पास कोई ज्यादा ऐसे साधन नहीं थे, बस उनके पास सबसे शक्तिशाली साधन क्या था? चेचक के कीटाणु। चेचक नामक जो बीमारी थी उसके कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसर के साथ वहां जा पहुंचते थे। मतलब कहां पहुंचते थे? अमेरिका जा पहुंचते थे। प्रश्न 81, सर हेनरी मार्टिन स्टैनली कौन था या कौन थे? तो सर स्टैनली मार्टिन कौन थे? स्टैनली एक पत्रकार और खोजी थे। आप खोजी पत्रकार भी लिख सकते हैं। वह पत्रकार थे और बहुत सी जानकारियों की खोज में निकले थे। प्रश्न 82, नारीवादी आंदोलन क्या था? तो नारीवादी आंदोलन औरत और मर्द को, मतलब यहां पर यह सब लिख सकते हैं, महिला और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को हम नारीवादी कहते हैं। यहां पर ये नारीवादी का क्या अर्थ है, ये पूछा जाना था। इसका उत्तर दिया है कि नारीवाद क्या है, नारीवादी कौन है? तो औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास रखने वाले महिला या पुरुष को नारीवादी कहते हैं। और ऐसे जो कभी आंदोलन किए गए जहां की महिलाओं और पुरुषों के लिए समानता के लिए आंदोलन किए गए, वही आंदोलन क्या कहलाएंगे? नारीवादी आंदोलन कहलाएंगे। प्रश्न क्रमांक 83,
मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? मुद्रा यानी मनी और विनिमय मतलब अदला बदली। तो मुद्रा को अदला बदली के माध्यम क्यों कहा जाता है? तो मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, एक मीडिएटर का काम करती है, जिसमें क्या होता है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है क्योंकि मुद्रा के माध्यम से हम किसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति से खरीद लेते हैं और उस वस्तु को यदि हम बेचना हो तो मुद्रा के माध्यम से ही हम बेच सकते हैं। तो मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। प्रश्न 84, वैश्वीकरण क्या है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वहां है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करते हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है आपका, यहां प्रश्न दूसरा है और उत्तर दूसरा है। यहां प्रश्न ये होना था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, तो ये उत्तर है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है इसका। तो हम एक बार देख लेते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वहां है जहां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं, स्वामित्व रखती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करते हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल जाते हैं। और यहां जो प्रश्न दिया है वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व का एकीकरण होना। जब एक देश की सामग्री दूसरे देश में बिना किसी विघ्न बाधा के आसानी से जा सकती है, दूसरे देश की वस्तु हम एक पहले देश में आ सकती है, यही प्रक्रिया वैश्वीकरण की कहलाती है। तो विद्यार्थियों, यहां पर मैंने प्रश्न क्रमांक 51 से 84 तक के आपको उत्तर बता दिए हैं। कुछ प्रश्न और रह गए हैं, तो हम उन प्रश्नों को अगले वीडियो में समझेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आपको भी देखते देखते थोड़ा सा थकान महसूस होने लगती है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें प्रश्न क्रमांक 85 से आगे के प्रश्नों के उत्तर को हम समझेंगे। परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।